Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Become a queen after rebirth. Ch 21 to 30. Ch 21 अटैक। अब आगे हम यहाँ अपनी नातिन से मिलने आए हैं विवान, और तुम हमें उससे मिलने से नहीं रोक सकते हो। इतने देर से चुप बैठे नरेंद्र जी ने कहा। कौन सी नातिन की बात कर रहे हैं आप नाना जी? उस नातिन की जिसे 7 साल पहले आप लोगों ने धक्के मार के आहूजा मेंशन से निकाल दिया था। इतनी देर से चुपचाप सुन रहे विराज ने गुस्से से कहा। विराज की बात सुनकर नरेंद्र जी, राकेश और श्वेता जी का सिर शर्म से झुक गया, वही बाकी सभी के आंखें नम हो गई। और ऊपर से उन्हें आज एक और झटका लगा कि इतना हंसमुख रहने वाला और सबको हंसाने वाला लड़का ऐसे कैसे बन गया, जिसकी उम्मीद शायद राणा फैमिली ने भी कभी नहीं की थी। वो सब लोग हैरानी से विराज को देख रहे थे। इस समय विराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसके दिमाग में फिर से 7 साल पहले का मंजर घूमने लगा। भले ही उस समय वह छोटा था, पर उसे सब कुछ याद था। बोलिए ना, अब आप सब चुप क्यों हो गए? आपको क्या लगता है मैं भूल गया तो आप लोगों ने मेरी बहन को कितना दर्द दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं जानते हैं वो कैसे जी रही है इन 7 सालों से। वो ना तो कभी किसी का फोन उठाती है, ना किसी से मिलने आती है। अरे, आप लोगों ने एक 12 साल की बच्ची की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में मेरी बहन ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। विवान ने काफी गुस्से से कहा। इस वक्त वो किसी खूंखार शैतान की तरह लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा बेहद सर्द था, और उसकी माथे की नसें गुस्से के कारण उभर कर दिख रही थी। वो इतना कह के गुस्से से ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया, और विराज भी। पर किसी ने दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जहां पर आराध्या खड़ी होकर सब कुछ देख और सुन रही थी। वह चुपचाप घर के बाहर चली गई। वही हॉल में बाकी के सभी लोग धम्मस से वहीं बैठ गए, पर इन सब में सुमन जी और गायत्री जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो दोनों बस वैसे ही चुपचाप खड़ी थी। गायत्री जी ने अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए नरेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, डैड, भाई भाभी आप लोग चलिए आराम कर लीजिए। आप लोग थक गए होंगे, और हाँ, प्रिंसेस के सामने कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ आराध्या काफी तेजी से कार चला रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसकी नजर अपने कार साइड व्यू मिरर पर गई। उस मिरर में दिख रहे नजारे को देखते ही आराध्या की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि अभी उसके कार के पीछे कुछ बाइक लगातार उसके कार का पीछा कर रही थी। कुछ सोचकर आराध्या ने और तेज अपनी कार की स्पीड कर दी, और फिर उसने मिरर से पीछे की ओर देखा तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। वो लोग उसका ही पीछा कर रहे थे, क्योंकि उसके कार की स्पीड बढ़ाते ही उन लोगों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मन में बोली, अगर मुझसे उलझना चाहते हो तो यही सही, चलो आज अपना गुस्सा तुम्हारे ही ऊपर उतराते हैं। थोड़ी देर बाद एक सुनसान हाईवे पर आराध्या अपनी कार की बोनट से टेक लगाए अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वो बिना किसी भाव के सामने खड़े गैंग को देख रही थी, जिसमें लगभग 18 से 20 लोग थे। वो इस गैंग के लोगों को अच्छे से जानती थी। ये लोग सुपारी लेकर लोगों को मारते थे। उसने इन सब को पिछले जन्म में अच्छे से सबक सिखाया था, लेकिन पिछले जन्म में उसे मारने के लिए इन लोगों को कनक ने भेजा था। लेकिन इस बार अलग था, क्योंकि अभी तक वो कनक से नहीं मिली थी। आराध्या ने उन सभी की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, तो क्या तुम मुझे मारने आए हो? यदि हाँ, तो तुम लोग मुझे मारने से पहले कम से कम मुझे ये तो बता दो कि इस बार मैंने किस आफित कर दिया है। उसका सवाल सुनकर उस गैंग में से एक आदमी हंसता हुआ बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस आफित किया है? आराध्या ने ये सुनकर अपने अंगूठे से अपना माथा सहलाते हुए बोली, वेल आई एम सॉरी फॉर इट्स, पर मैंने इतने लोगों को अनफेड किया है ना कि अब मैं गिनती भी भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता कि इस बार वह कौन सा अनलकी बास्टर्ड है जो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुम ही लोग बता दो, कम से कम मुझे पता तो चल जाएगा कि मेरा दुश्मन आखिर है कौन। आराध्या की बातें सुनकर उसे गैंग के सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ी ये लड़की इतनी घमंडी, निडर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जो अपने सामने इतने लोगों को देखकर भी डरी नहीं, उल्टा उनसे ही सवाल कर रही है। आराध्या की बात सुनकर उसमें से एक आदमी बोला, अगर तुम्हें याद नहीं है कि तुमने किससे दुश्मनी ले ली है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। वेल, तुम मरने ही वाली हो तो तुम्हें चलो हम लोग बता देते हैं कि तुम्हें मरने के लिए हमें सुपारी किसने दी है। हाँ, क्या नाम था उसका? हम इस नैना रस्तोगी ने। नैना का नाम सुनते ही आराध्या की भावें सिकुड़ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है उस लड़की का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, जो इतनी मार खाने के बाद भी मुझे मारने के लिए लोगों को सुपारी दे रही है। पर कोई बात नहीं, मुझे लोगों की अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है। इतना कहने के बाद उसने अपनी वॉच में कुछ किया और उन आदमियों की तरह निशान लगाकर एक बटन दबा दिया।
बटन दबाते ही लगातार कई सिल्वर कलर की सुई वॉच से निकलकर उन आदमियों के शरीर में चुभ गई और एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। आराध्या की फाइट और बिल्डिंग जलाना। अब आगे। बटन दबाते ही लगातार कुछ छोटी छोटी सिल्वर कलर की सुई वॉच से निकलकर उन आदमियों की बॉडी में चुभने लगी और एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। अपने आदमियों को यूं गिरते देख एक आदमी जो शायद उन सब का बॉस था, उसकी आंखें खतरनाक हो गई। उसने सामने देखा जहां आराध्या मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे मुस्कुराता देख वो आदमी चिढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, मार दो इसे। उसके ये कहते ही आराध्या हंसने लगी और उसके आदमियों की तरह इशारा किया जो जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर बोली, अफसोस 111 पर यह सब तो मर चुके हैं, तो फिर मुझे क्या मारेंगे? चलो एक मौका देती हूं मैं तुम्हें, चले जाओ यहां से। तुमने मुझे उस आदमी का नाम पता कर जो 111। आराध्या ने इतना ही कहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए वह आदमी बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां से चला जाऊंगा और तुमसे डर जाऊंगा? इतना कहकर उसने बिना वक्त गवाए अपने एक पैर को हवा में लहराकर आराध्या पर वार कर दिया। वो आदमी काफी तेज था पर आराध्या उससे भी तेज थी। उसने तुरंत उस आदमी के पैर को अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया और उछलते हुए अपने दूसरे पैर से उसे एक जोरदार किक मारी। उसकी स्पीड देख वो आदमी काफी हैरान था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की स्पीड इतनी तेज नहीं हो सकती थी। आराध्या की किक से वो आदमी 4-5 कदम पीछे हट गया। उसने आराध्या को खतरनाक नजरों से देखते हुए एक खंजर निकला और उसकी तरफ बने लगा। ये देख आराध्या अपनी जगह पर ही खड़ी रही। वो आलस से उस आदमी को देख रही थी। वह आदमी उसके सीने पर वार करना चाहा पर आराध्या ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दिया। एक चटक की आवाज के साथ उस आदमी की कलाई टूट गई। आराध्या यही नहीं रुकी, उसने अपने घुटनों को मोड़कर उस आदमी के सिर पर वार किया। उसके ऐसा करते ही उस आदमी का दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया। वह पीछे हटना चाहता था पर आराध्या ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने फिर से अपने घुटनों को मोड़कर इस बार उसके पेट पर वार किया। उसने इतनी तेजी से मारा था कि उस आदमी की सीने की हड्डियां टूट गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे जान से मारने का आराध्या का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह उस आदमी से 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वही आराध्या से कुछ ही दूरी पर 6-7 कारें खड़ी हुई थी, जिसमें से कुछ लोग आंखें फाड़े ये सब नजारा देख रहे थे। उसमें से 3 कारें आराध्या के बॉडीगार्ड्स की थी, जो सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर आते थे। आराध्या की कार के आगे उन बाइक को रुकता देखी वो सब बाहर आने वाले थे, पर आराध्या ने उन्हें इशारा करके मना कर दिया था। वही बाकी की कारें रेहान के बॉडीगार्ड की थी, जो कार में बैठे बैठे ही वीडियो बना रहे थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड अपना पसीना पोंछते हुए कहा, हमारी लेडी बॉस कितनी खतरनाक है, उन्होंने तो बिना किसी को हाथ लगाए ही उन सबको मार दिया। दिखने में कितनी भोली भाली और मासूम है, हे भगवान। उसकी बात सुनकर एक और गार्ड बोला, क्या तुम सब भूल गए हो कि जय सर ने क्या कहा था कि हमारी मैडम सिर्फ दिखती मासूम है लेकिन वो बेरहम है? मैं तो उनकी बात मान ही नहीं रहा था, पर अब देखकर लग रहा है वो सच कह रहे थे। हमारी मैडम भी हमारे बॉस की तरह ही है। ये कहकर वो सब फिर से आराध्या की तरह देखने लगे। आराध्या ने इशारा किया तो उसके बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आ गए। उन बॉडीगार्ड को देखकर उस आदमी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह अपने दर्द को जैसे भूल ही गया हो। आराध्या ने उन सबको देखकर कहा, इन सबको ठिकाने लगा दो और इसका ट्रीटमेंट करवाओ, ये मुझे सही सलामत चाहिए। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने हाँ में सिर हिला दिया और वही आराध्या अपनी कार की तरफ बढ़ गई और थोड़ी ही देर में उसकी कार फ्लैश की स्पीड से वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आराध्या की कार एक सुनसान जगह पर रुकी। हालांकि वह जगह पूरी तरह से सुनसान नहीं थी, थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी कंपनी की बिल्डिंग थी। आराध्या कार से उतरकर कार के बोनट पर चढ़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एकटक अपनी गहरी काली आंखों से उस बिल्डिंग को देख रही थी। तभी एक और कार आकर वहां रुकी। उससे रोहित और पीयूष, आराध्या का फ्रेंड, बाहर निकले और आराध्या के सामने जाकर खड़े हो गए। पीयूष ने आराध्या को देखते हुए कहा, सिस्टर आराध्या, तुम यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रही हो और तुम्हारे ऊपर हमला किसने करवाया? आराध्या ने पीयूष को कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस बिल्डिंग को देखते हुए भावहीन मगर कोल्ड आवाज में कहा, इस कंपनी की मालिक की बेटी ने मुझे मरवाने की कोशिश की, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपके कहने का मतलब क्या है बॉस? रोहित ने कंफ्यूज होकर कहा। आराध्या ने उस बिल्डिंग को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, ब्लास्ट कर दो इसे। क्या? पीयूष ने चौंकते हुए कहा, सिस्टर क्या आप पागल हो गई है? उसकी बेटी की सजा आप उसके पिता को कैसे दे सकती हैं? जो किया उसकी बेटी ने किया है तो आप। उसने इतना ही कहा कि आराध्या ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह चुप हो गया।
आराध्या ने उसे अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है उसने जो किया उसके बाप को पता नहीं होगा? उसे सब पता है, फिर भी अपनी बेटी को रोकने के बजाय और बढ़ावा दिया। और उस लड़की को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मुझे मारने की सुपारी उन गुंडों को दे दी। अगर वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरों की इंसल्ट करती ही क्यों है? मैं तब भी उसे कुछ नहीं करती, लेकिन उसने विराज को भी मारने के लिए उन लोगों को से कहा था। वही आराध्या की बात सुनकर पीयूष चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था आराध्या अपने ऊपर हुए हमले के लिए माफ कर सकती है, लेकिन विराज के लिए नहीं। उसने रोहित को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, क्या अब तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? ब्लास्ट करो इस बिल्डिंग को। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। वहीं आराध्या कार की बोनट पर बैठी उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वहीं रोहित और पीयूष उसे ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उन लोगों ने काफी समय बाद आराध्या को इतने गुस्से में देखा था। तभी वहां लगातार 10-12 कारें काफी तेजी से आकर रुकी। आराध्या की घबराहट और कोल्ड नजरें। अब आगे। तभी वहां लगातार 10 से 12 लग्जरियस रोल्स रॉयस गाड़ियों का काफिला काफी तेजी से आकर रुका और उसमें से रेहान बाहर निकाला और आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वही आराध्या उन कारों को देखकर कार की बोनट से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। आर यू ओके जान? नो, आई एम नॉट ओके रेहान। आराध्या ने रेहान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी धीमी और कामजोर आवाज सुनकर रेहान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। आराध्या ने खुद को रेहान की बाहों में ढीला छोड़ दिया। रेहान ने उसका सिर सहलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वही रेहान के इस सदना एक्शन से आराध्या हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ रेहान के गले में लपेट लिए और खुद को उसकी बाहों में अजेंट करते हुए सवालिया नजरों से रेहान की ओर देखने लगी। रेहान ने उसकी आंखों का सवाल समझते हुए अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, हम घर जा रहे हैं, रात बहुत हो चुकी है। आराध्या रेहान का जवाब सुन नॉर्मल हो गई। उसने अपना सिर रेहान के चेस्ट पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी सुबह से लेकर आज इतना कुछ हो चुका था कि उसे इस वक्त आराम की सख्त जरूरत थी। वही रेहान ने अपने कदम अपनी कार की ओर बढ़ा दिए और भावहीन चेहरे के साथ जय की ओर अपनी ऑर्डरिंग नजरों से देखा। अपने बॉस के नजरों का इशारे समझते हुए जय जल्दी से आगे बढ़कर रेहान के रोल्स रॉयस कार का डोर ओपन किया। तो रेहान ने आराध्या को गोद में ही लिए कार के अंदर बैठ गया और ड्राइवर को कार चलने का इशारा किया। वही रेहान का ड्राइवर तो अपने बॉस की बाहों में किसी खूबसूरत लड़की को देख हैरान था, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर झटका और कार स्टार्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में उन गाड़ियों का काफिला एक स्विच की आवाज और फ्लैश की स्पीड से वहां से निकल गया। वही रोहित हैरानी भरी नजरों से रेहान की जाती हुई कार को देख रहा था। उसने हैरानी से पीयूष से पूछा, हे पीयूष, क्या वो रेहान राजवंश नहीं थे और उन्होंने अभी अभी हमारे बॉस को अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले गए और हमारे बॉस ने कुछ नहीं किया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई हमारे बॉस को टच भी कर लेता तो बॉस उसकी 206 हड्डियां तोड़ देती थी। वही पीयूष कार से टेक लगाए एकटक उन जाती हुई गाड़ियों को देख रहा था। उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही चमक थी और वो कुछ सोचते हुए खुद में ही बार बार मुस्कुरा जा रहा था। वहीं जब उसके कुछ दूर पर खड़े रोहित की नजर पीयूष पर गई और जब उसे ऐसे खुद में ही मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भावें कंफ्यूजन में सिकुड़ गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान की गाड़ियों का काफिला मुंबई की सड़कों पर हवाओं से बातें करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसी के बीच चल रही लग्जरियस रोल्स रॉयस कार के अंदर आराध्या अभी भी रेहान की गोद में उसके चेस्ट पर सर रखे आंखें बंद करके बैठी हुई थी। वही रेहान जीरो एक्सप्रेशन से एकटक उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर में रेहान की गाड़ियों का काफिला एक खूबसूरत मैंशन में एंटर करता है, जिसकी एंट्री गेट में आर मैंशन लिखा हुआ था। गाड़ी के एंटर करते ही एक बड़ा सा गार्डन था और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पानी का फव्वारा था। उस फव्वारे के आसपास कुछ पतले पतले पानी के फव्वारे और थे जो एक गोलाकार घेरे के अंदर थे और उस घेरे के ऊपर बेहद ही खूबसूरत और बेशकीमती स्कल्पचर लगे हुए थे, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे। आराध्या अभी कार की विंडो से बाहर की ओर पूरे आर मैंशन को देख रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने सामने बने एक व्हाइट कलर के मैंशन पर गई। उसे देखते ही आराध्या की काली गहरी आंखों में किसी तारे की तरह चमक आ गई। वो अपने सामने का नज़ारे को कुछ इस तरीके से देख रही थी जैसे उसके हाथों में कोई कीमती खजाना लग गया हो। अनायास ही उस खूबसूरत मैंशन को देखते हुए उसने कहा, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। रेहान ने आराध्या की बात सुनी मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस एकटक अपनी आंखों से आराध्या के सुंदर चेहरे को देखने लगा। आराध्या ने अपनी चमकती आंखों से रेहान की ओर देखते हुए एक्साइटेड आवाज में कहा, हे
रेहान, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस मैंशन को किसने डिजाइन किया है? मैं भी ऐसा ही अपना विला बनवाऊंगी। फिर उसने विंडो से बाहर की ओर देखते हुए कहा, यह सच में काफी ज्यादा यूनिक और सुंदर है। मैं तो उस इंसान के उन हाथों को चूम लेना चाहती हूँ जिसने इस खूबसूरत मैंशन को डिजाइन किया है। आराध्या अपनी ही बातों में मग्न बोले जा रही थी, मगर उसे अचानक ही कार का टेम्परेचर काफी गिरता हुआ महसूस हुआ, जिससे अचानक ही उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में तेज सिहरन सी महसूस हुई। मगर कुछ सोचते हुए अचानक ही उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर मुड़ते हुए रेहान की ओर देखा, जिसके फेसियल एक्सप्रेशन और उसका ऑरा अभी किसी शैतान की तरह खतरनाक था। उसकी आंखें अभी हद से ज्यादा कोल्ड हो गई थी, जिससे वो बस एकटक आराध्या को ही घूरे जा रहा था। आराध्या उसकी ऐसी कोल्ड नजरें खुद पर महसूस करते ही अपनी घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगी और अभी अभी अपने कहे गए शब्दों के बारे में सोचने लगी, जिसने उसके सामने बैठे शैतान को भड़का दिया था। मगर जैसे ही उसे अपनी कही हुई लास्ट लाइन याद आई, उसके आंखों की घबराहट तुरंत ही डर में बदल गई। पॉजेसिव रेहान। अब आगे रेहान बस एकटक आराध्या को घूरे जा रहा था। आराध्या उसकी ऐसी कोल्ड नजरें खुद पर महसूस करते ही अपनी घबराई हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगी और अभी अभी अपने कहे गए शब्दों के बारे में सोचने लगी, जिसने उसके सामने बैठे शैतान को भड़का दिया था। मगर जैसे ही उसे अपनी कही हुई लास्ट लाइन याद आई, उसकी आंखों की घबराहट तुरंत ही डर में बदल गई। रेहान उसे ऐसे ही घूरते हुए उसकी ओर झुकने लगा, जिससे आराध्या खुद ब खुद ही अपनी डर भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए पीछे की ओर जाने लगी और अंत में उस सीट पर पूरी तरह से लेट गई। वहीं रेहान ने अपने शरीर का आधा वेट उसके ऊपर छोड़कर उसके ऊपर झुका हुआ था। रेहान की नाक आराध्या की नाक से टच हो रही थी, उसका माथा भी आराध्या के माथे से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था। वह बस अपनी कोल्ड नजरों से आराध्या की आंखों में देख रहा था। वहीं इस पोजीशन में आराध्या की सांसें अपने आप तेज हो गई। रेहान की बॉडी खुद के ऊपर फील होते ही उसे अपने पेट में हजारों तितलियां उड़ते हुए महसूस होने लगी। रेहान ने अपनी नाक आराध्या की नाक से रब करते हुए बेहद कोल्ड आवाज में उससे कहा, क्या कहा? अगर इस मेंशन को किसी भी अनजान लड़के या लड़की ने डिजाइन किया होगा तो तुम उसके हाथों को चूमोगी? हम अपनी बात खत्म कर रेहान ने अपनी नाक से आराध्या के गालों को रब करने लगा, जिससे आराध्या की पूरी बॉडी सिहर उठी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके हाथों की पकड़ अपने आप ही कार की सीट पर काश गई। रेहान ने जब आराध्या का कोई जवाब नहीं सुना तो फिर से उसने उसी आवाज में आराध्या के नेक की और अपना चेहरा बढ़ते हुए उसके नेक को रब करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछा है तो मेरे सवालों का जल्दी से जवाब दिया करो। फिर उसने आराध्या के नेक पर बाइट करते हुए कहा, मुझे मेरे सवालों का देर से जवाब देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो जस्ट आंसर मी माई क्वेश्चन। रेहान की ऐसी कोल्ड आवाज सुन आराध्या की पकड़ सीट पर और भी ज्यादा काश गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पॉजेसिव आदमी के सवालों का क्या जवाब दे, पर वह उसकी बातों को इग्नोर किया और अपना सारा ध्यान रेहान को अपने ऊपर से हटाने पर लगाया, क्योंकि उसके बॉडी का आधे से ज्यादा वेट उसके ऊपर था, जिससे आराध्या का दम घुट रहा था। हटो हटो मेरे ऊपर से, तुम कितने भारी हो। पता चला कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देते देते मेरी मौत हो जाए, मेरी बॉडी की 206 हड्डियां टूटने की वजह से। आराध्या ने अपनी घुटी हुई आवाज में कहा। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। रेहान ने उसके चेहरे को दिखा जो लाल पड़ गया था और उसके ऊपर से हटकर वापस सीट पर बैठ गया, पर अभी भी वह आराध्या को घूर रहा था। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला और वापस से खुद को ठीक करके सीट पर बैठ गई। सॉरी रे, मैं कुछ और बोलना चाहती थी, मगर जो बोलना चाहती थी वह बात मेरे दिमाग से निकल गई और ये बात मेरे टांग से निकल गई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम तो जानते हो ना। कहते हुए आराध्या अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मासूमियत से टिमटिमाते हुए रेहान की ओर देख रही थी। उसकी इतनी इनोसेंट आवाज और फेसियल एक्सप्रेशन इस समय इतनी ज्यादा नेचुरल दिख रहे थे कि कोई भी इंसान उसकी एक्टिंग स्किल और बातों में आकर उससे धोखा खा जाए। आराध्या की ऐसी बातें सुनकर और उसका मासूमियत भरा चेहरा देखकर रेहान ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिला दिया और उसे गोद में उठाकर कार से बाहर आ गया और मेंशन के अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। वहीं उस मेंशन के आसपास खड़े गाइस अपनी तिरछी नजरों से हैरानी के साथ साथ अपने बॉस को देख रहे थे, तो कभी उनके बाहों में लिपटी हुई खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों के सामने ऐसा सीन देख वे सब हद से ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाला और उनसे नफरत करने वाला उनका शैतान बॉस आज किसी खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में उठाए हुए है और उसे अपने प्राइवेट मेंशन तक लेकर आया है। पर उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे और अपनी नजरें उठाकर उन्हें देख सके या अपने बॉस से कोई सवाल कर सके। बाहर खड़े गाइस जैसा ही कुछ हाल मेंशन के अंदर काम कर रहे सर्वेंट का भी था।
उनकी आश्चर्य और हैरानी से भरी आंखें आराध्या ने नोटिस कर ली थी, मगर उसे दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस आराम से रेहान की बाहों में उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए उससे लिपटी हुई थी। मगर रेहान ने जब ये महसूस किया तो उसने अपनी कोल्ड नजरों से एक बार उन सभी को घूर कर देखा, जिससे सब दोबारा से अपने काम में लग गए। रेहान ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया और आराध्या को लेकर अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर रेहान ने आराध्या को नीचे उतारा और कहा, जो फ्रेश होकर आओ और तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में है। आराध्या ने रेहान को घूर कर देखा और फिर बोली, तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं यहाँ रहती हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारे रूम में ड्रेसिंग रूम कहाँ बना हुआ है। रेहान ने आराध्या को अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम मुझे बुद्ध लगती तो नहीं हो जो तुम्हें नहीं पता हो। आराध्या ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अजीब हो तुम, बताता दोगो क्या तो तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा। रेहान ने उसे देखते हुए कहा, राइट साइड, धन्य है आप, जो तुमने हमें इतना तो बता दिया, बहुत बुरा काम किया, आधा अधूरा बताकर कहते हुए मुंह बनाकर क्लोजेट रूम में चली गई। वही आराध्या को ऐसे मुंह बनाते जाता देखकर रेहान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रेहान की बातें, बचपन। अब आगे। आराध्या जब क्लोजेट रूम में आई तो उसने देखा एक पूरा वार्डरोब उसके कपड़ों से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के कपड़े रखे हुए थे। ये देखकर आराध्या खुश हो गई। उसने अपने लिए एक टी शर्ट और शॉर्ट पैंट निकाली और फ्रेश होने चली गई। वही रेहान दूसरे बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद आराध्या जब बाथरूम से बाहर आई तो रेहान वहीं सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आराध्या ने रेहान को देखा और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल सूखने लगी। रेहान, जिसका ध्यान भले ही लैपटॉप पर था लेकिन उसे अपने आसपास की पूरी खबर थी, उसने सिर उठाकर आराध्या को देखा तो वह आराध्या को देखता ही रह गया। आराध्या ने अपनी टी शर्ट की नॉट बांध रखी थी, जिस कारण उसका थोड़ा गोरा पेट दिख रहा था। शॉर्ट पैंट में उसकी गोरी टांगे साफ साफ दिख रही थी। ऊपर से उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और हॉट शॉवर लेने की वजह से उसका शरीर हल्का गुलाबी हो गया था। उसके हाथ में तौलिया था जिससे वो अपने बालों को सुखा रही थी। रेहान को अचानक ही अपना शरीर गर्म होता महसूस होने लगा। रेहान उससे ऐसे देख पागल सा हुआ जा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने मन में बोला, ये लड़की मुझे सुडूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, और फिर से अपना काम करने लगा। आराध्या ने अपना टॉवेल साइड में रखा और सीधा जाकर रेहान के पास बैठ गई और उसे देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। इस समय वह किसी छोटे बच्चों की तरह बेहद क्यूट लग रही थी और शायद आराध्या का ये साइड बहुत कम लोगों ने देखा था, नहीं तो वह हमेशा शांत, रुड और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे। उसे ऐसे देख रेहान ने उससे कहा, क्या खाओगी बोलो, कुछ भी चलेगा, बस जल्दी से कुछ बनाने के लिए कहिए, बहुत भूख लगी है। आराध्या ने रेहान को देखकर कहा। रेहान का ध्यान बार बार उसके गोरे पेट और पैरों पर जा रहा था। उसने अपनी नजरें उससे फेर ली और अपने भावहीन आवाज में बोला, ठीक से बैठो, सब खुला छोड़कर बैठी हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रेहान की बात सुन आराध्या आराम से बोली, नहीं लगेगी, मुझे आदत है। रेहान ने उसे बिना देखे फिर से उसी ट्यून में कहा, फिर भी ढंग से बैठो, सब दिख रहा है। आराध्या ने कहा, क्या दिख रहा है और मुझे कौन देख रहा है? रेहान, मैं। आराध्या ने रेहान को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर उसने अपने आप को देखा, फिर रेहान को। उसने रेहान को घूर कर देखते हुए मुंह बनाकर कहा, तुम्हें क्या दिख रहा है? सब कुछ ढका हुआ है। रेहान ने अपनी एक आईब्रो उचका दी और आराध्या को सोफे पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गया। रेहान के ऐसे अचानक मूव से आराध्या का मुंह खुल गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर रेहान को देखा जो उसे ही अपने इंटेंस नजरों से घूर रहा था। रेहान ने आराध्या के ऊपर आकर उसके खुले पेट पर अपना हाथ रख दिया। रेहान के ऐसे हाथ रखने से आराध्या एकदम से सिहर गई। रेहान ने उसके पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, ये दिख रहा है। रेहान के ऐसे छूने से आराध्या का शरीर कांप उठा। उसने अपना थूक गटकते हुए कहा, तो तुम क्यों देख रहे हो, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? रेहान आराध्या के चेहरे के एकदम नजदीक जाकर अपनी आईब्रो उचकाकर कहा। रेहान की बात सुन आराध्या ने उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। रेहान आराध्या के धक्का देने से थोड़ा भी नहीं हिला, जिस कारण आराध्या चिढ़ गई। रेहान ने इस बार अपने शरीर का वेट आराध्या पर नहीं डाला था, तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। एक डोर नॉक की आवाज सुन रेहान आराध्या के ऊपर से उठ गया। रेहान के उठते ही आराध्या ने अपनी टी शर्ट का नॉट खोल दिया और अपने पेट को ढक लिया। रेहान के बिहेवियर से उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, बेशर्म इंसान,
रेहान जो आराध्या के हर एक भाव नोटिस कर रहा था, उसने जब आराध्या को अपना पेट ढकते हुए देखा और उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे आराध्या नहीं देख पाए। तभी एक नौकर खाने की टॉली लेकर कमरे के अंदर आया तो उसने आराध्या को देखा। आराध्या को देखते ही उसकी आंखें आराध्या पर ही जम गई। 17। रेहान ने जब उसे आराध्या को ऐसे देखता पाया तो उसका चेहरा सर्द हो गया और उसकी आंखें बेहद कोल्ड हो गई। उसने उस नौकर का हाथ पकड़ लिया और उसे खाने के गर्म पतले पर रख दिया, जिससे उस नौकर का हाथ बुरी तरह जलने लगा। वो जैसे ही दर्द से चिल्लाने वाला था कि रेहान ने टिश्यू पेपर उठाकर उसके मुंह में घुसा दिया, जिससे उस नौकर की चीख उसके मुंह में ही रह गई। रेहान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। उस नौकर की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। रेहान का सर्द चेहरा और कोल्ड आंखों देखा वो डर से कांप रहा था। वही आराध्या इन सब बातों से अनजान अपना पेट पढ़कर खाने को घूरे जा रही थी। आराध्या को खाना, सोना और ड्राइविंग करना बचपन से ही बहुत पसंद था। वो इन तीनों चीजों के आगे किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, रेहान के साथ रहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। आराध्या ने जब बहुत देर बाद खाना सर्व होते हुए नहीं देखा तो उसने अपना सर ऊपर कर लिया। तब तक वो सर्वेंट उस रूम से बाहर जा चुका था। आराध्या उस सर्वेंट को वहां ना देख रेहान से बोली, अरे ये कहाँ चला गया, और खाना सर्व नहीं करना था तो बता देता, ऐसे बिना बताए ही चला गया। कहकर आराध्या जैसे ही प्लेट उठाने वाली थी कि रेहान उसकी कमर पकड़कर खुद की गोद में बैठा लेता है। अचानक हुई इस हरकत से आराध्या एकदम से हड़बड़ाकर उठने लगती है, पर रेहान की मजबूत पकड़ उसकी कमर पर थी, जिससे आराध्या हिल भी नहीं पा रही थी। आराध्या बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। रेहान अपने एक हाथ से आराध्या की कमर पर अपनी पकड़ बना लेता है, पर वो ये ध्यान में रखता है कि उसके हाथों की पकड़ से आराध्या को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अपने दूसरे हाथ से एक प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, वो तो तुम खाओगी, लेकिन वैसे जैसे तुम बचपन में खाती थी। ये कहकर रेहान एक बाइट बनाकर आराध्या के मुंह के सामने कर दिया, जिसे देख आराध्या जल्दी से उसे खा लेती है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। और वैसे भी आराध्या बचपन से रेहान के हाथों से खाना खाते आ रही थी तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, और वैसे भी वह उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती थी। ऐसे ही रेहान आराध्या को खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। राकेश रस्तोगी की न्यूज, मौत। अब आगे। रेहान सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए एटीट्यूड से बैठा हुआ था। उसकी आंखें बेहद कोल्ड थी। उसका ऑरा पहले से भी कई गुना ज्यादा कोल्ड, खूंखार और खतरनाक था। उसने कोल्ड आवाज में कहा, अभी जो मेरे कमरे में खाना लेकर गया था उसे मेरे सामने लेकर आओ। रेहान की इतनी कोल्ड आवाज सुनकर सब डर गए और सभी लोग उस नौकर को ढूंढने लगे। वो नौकर जिसे सब ढूंढ रहे थे वो मेंशन के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया, जिससे वो नौकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने डरते हुए पीछे देखा जहां जय उसे ही देख रहा था। जय ने उसके हाथ को पकड़ा और खींचकर ले जाकर रेहान के पैरों के पास फेंक दिया। रेहान ने उस नौकर के हाथों पर अपना पैर रखा और उसे मसलते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी नजरें उठाकर उसे देखने की? उस नौकर ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, गलती हो गई बॉस, छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। उस नौकर की बात सुन रेहान अपना सर टेढ़ा करके अपनी कोल्ड आवाज में बेहद खतरनाक तरीके से कहा, छोड़ तू तुम्हें, ठीक है चलो छोड़ दिया तुम्हें। ये कहकर रेहान ने उसे नौकर के सीने पर चाकू से वार किया और उसके सीने से लेकर पेट तक उस नौकर को फाड़ दिया। ये नजारा देख सबकी आंखें डर के कारण फैल गई। सबने अपना चेहरा नीचे कर लिया। रेहान ने बेहद कोल्ड ट्यून में कहा, ले जो इससे, और आइंदा से मुझे ऐसे लोग इस मेंशन में दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो इससे भी बुरी मौत तुम सबकी होगी, और वो लड़की तुम सबकी लेती बॉस है। इतना कहकर रेहान अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर बेड पर चली गई, जहां पर आराध्या आराम से सो रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेहान बेड पर लेटकर आराध्या को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगा, तो वही आराध्या भी रेहान के सीने पर सर रखकर सो जाती है। वही रेहान कुछ देर आराध्या का चेहरा देखता है, फिर कुछ सोचकर वह उसे अपने सीने के बेहद नजदीक लाकर सो गया। अगली सुबह पूरे मीडिया में रस्तोगी फैमिली हॉट टॉपिक बने हुए थे। कमेंट की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि राकेश रस्तोगी और कुछ मॉडल की तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही थी। वायरस किसने की उस फोर्स का किसी को कुछ पता नहीं था। रस्तोगी मेंशन के बाहर मीडिया का तांता लगा हुआ था। ये न्यूज एक हॉट टॉपिक बन गया था। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर यह न्यूज जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रस्तोगी मेंशन के अंदर जैसे ही मोनिका रस्तोगी की कार इंटर हो रही थी, तभी सभी मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे।
पहला रिपोर्टर, मैं आपके हस्बैंड के अफेयर किसी मॉडल के साथ है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? दूसरा रिपोर्टर, मैं क्या आप मिस्टर रस्तोगी को डाइवोर्स दे देगी? तीसरा रिपोर्टर, क्या आप मिस्टर रस्तोगी को डिवोर्स के साथ साथ धोखाधड़ी का केस भी करेगी? जवाब दीजिए मैम। मीडिया वाले ऐसे कई सवाल मोनिका रस्तोगी से पूछ रहे थे, पर मोनिका बस अपनी कार में चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर में ड्राइवर ने जैसे तैसे कार को रस्तोगी मेंशन के अंदर ले गया और गाइस ने मीडिया वालों को गेट पर ही रोक लिया था। मोनिका जैसे ही घर के अंदर आए, मिस्टर राकेश रस्तोगी हाल में काउच पर बैठे अपने ही स्कैंडल की न्यूज़ देख रहे थे। अभी उनके चेहरे पर बर्बादी के भाव थे, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। मोनिका जैसे ही राम को देखती है, उसका जो गुस्सा था वह सातवें आसमान पर पहुंच गया और मोनिका गुस्से से तमतमाती हुई राकेश के पास पहुंच गई और उससे कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है जब तक वह किसी की नज़र में ना आए। कहा था मैंने तुम्हें, हमें पब्लिक के सामने परफेक्ट कपल की इमेज हमेशा बरकरार रखनी है। मोनिका बहुत गुस्से में और काफी तेज आवाज में राकेश से कहा। राकेश रस्तोगी अयाश किस्म का आदमी है, उसके इससे पहले भी बहुत सारे अफेयर रह चुके थे। मोनिका रस्तोगी अपने टाइम की बहुत सुंदर और कामयाब मॉडल थी। उसकी खूबसूरती के उस वक्त हर कोई दीवाना था, पर जब समय के साथ नई नई मॉडल्स इंडस्ट्री में एंटर हुई तब मोनिका का फेम धीरे धीरे कम होता चला गया। पैसों की कमी होने लगी। तभी मोनिका की मुलाकात मिस्टर राकेश रस्तोगी से हुई, जो कि उस वक्त के अमीर बिजनेसमैन में से थे। मोनिका और राकेश क्लब में पहली बार मिले थे। मोनिका को देखते ही राकेश उसका दीवाना हो गया और उन दोनों का अफेयर कुछ टाइम चला और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद फिर से राकेश के मॉडल्स एक्ट्रेसेस के साथ फिर से अफेयर शुरू हो गया। राकेश और मोनिका घर के अंदर जितना लड़ते उतना ही बाहर एक परफेक्ट कपल की तरह बिहेव करते। मोनिका ने राकेश को साफ वार्निंग दे रखी थी कि उसका अफेयर चाहे किसी के साथ भी हो, वो कभी बाहर नहीं आने चाहिए और न ही उनकी पब्लिक इमेज को कोई नुकसान होना चाहिए। आज तक राकेश रस्तोगी के बहुत से अफेयर होने के बावजूद भी कभी भी उसके अफेयर्स मीडिया या पब्लिक के सामने नहीं आए। रही बात मोनिका की, तो उसे भी राकेश के अफेयर्स से कोई मतलब नहीं था जब तक उसकी इमेज पे बात ना आए। और वैसे भी मोनिका का यह मानना था कि वही राकेश रस्तोगी की वाइफ है और लोग उसे ही मिसेज रस्तोगी के नाम से जानते हैं, उसके अलावा राकेश का किसी के साथ भी हो। सी डोंट केयर। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रेटिंग जरूर दें और प्लीज मेरी दूसरी कहानी का भी सपोर्ट कीजिए, रस्तोगी फैमिली की बर्बादी। अब आगे। आज तक राकेश रस्तोगी के बहुत से अफेयर्स होने के बावजूद भी कभी भी उसके अफेयर्स मीडिया या पब्लिक के सामने नहीं आए। रही बात मोनिका की, तो उसे भी राकेश के अफेयर्स से कोई मतलब नहीं था जब तक उसकी इमेज पे बात ना आए। और वैसे भी मोनिका का यह मानना था कि वह राकेश रस्तोगी की वाइफ है और लोग उसे मिसेज रस्तोगी के नाम से जानते हैं, उसके अलावा राकेश का किसी के साथ भी अफेयर्स हो। सी डोंट केयर। मोनिका को इतने गुस्से में देख राकेश उसे समझाते हुए अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा यकीन करो मोनिका, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जरूर किसी ने जानबूझकर किया और जिसने भी किया है वह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह बहुत पावरफुल है। मोनिका फिर से गुस्से से राकेश से कहा, तो पता लगाओ कौन हो सकता है वो जिसने ये किया। राकेश ने कुछ सोचकर मोनिका से कहा, कहीं ये काम विवान राणा का तो नहीं? उसने अपनी बहन और भाई का थी बदला लेने के लिए किया हो, जो नैना ने उनसे बदतमीजी की। राकेश की बातें सुनकर मोनिका गुस्से में कहा, तुम में थोड़ा भी दिमाग है? अगर विवान को कुछ करना होता तो वह कल ही कर चुका होता, आज का वेट नहीं करता। तुम उसकी आदत से वाकिफ हो, तब भी उसने नैना को वार्निंग देकर छोड़ दिया था, तो वह अब ऐसा क्यों करेगा? राकेश मोनिका की बात सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मोनिका की बात गलत नहीं थी, तो आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? वही थोड़ी दूरी पर खड़ी नैना उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और जैसे ही नैना ने अपनी मां की बात सुनी तो वह डर गई। वहीं दूसरी तरफ रस्तोगी इंडस्ट्री के शेयर लगातार गिर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो घर से बाहर भी मीडिया वालों की वजह से जा नहीं पा रहे थे। तभी मिस्टर रस्तोगी का फोन बजा तो मिस्टर राकेश ने देखा कि उनके पीए का फोन था, तो उन्होंने जल्दी से उठा लिया और कहा, हेलो। सामने से पीए की घबराई हुई, आई बॉस प्लीज आप टीवी चालू कीजिए। मिस्टर रस्तोगी ने फोन कट कर दिया और तुरंत टीवी ऑन किया। मिस्टर रस्तोगी ने जैसे ही न्यूज लगाई वैसे ही नैना के होश उड़ गए और वही काम कर रहे सर्वेंट और गार्ड तो उन सबको घिन भरी नजरों से देखने लगे। न्यूज चैनल में अभी उनके हर काले कारनामे दिखाए जा रहे थे और नैना के अलग अलग लड़कों और बिजनेसमैन के साथ गंदे गंदे फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि नैना कितनी मासूम और संस्कारी लड़की है। यही नहीं, मिस्टर रस्तोगी के अफेयर्स से लेकर उनके इलीगल काम की पूरी डिटेल थी, जिसमें उनकी कंपनी में हो रहे सारे काले कारनामे, इलीगल धंधे के सभी सबूत दिखाए जा रहे थे। मिस्टर रस्तोगी अपना सर पकड़कर बैठ गए। वो एक प्रॉब्लम से निकले नहीं थे कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई।
वो लगभग पूरी तरह से कुछ ही घंटे में बर्बाद हो चुके थे। वो सोच ही रहे थे कि तभी बाहर से एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया और घबराहट से मिस्टर रस्तोगी से कहा, बॉस बाहर मीडिया वाली अंदर आने की जिद कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। ये सुन मिस्टर रस्तोगी और भी परेशान हो गई। वो गार्ड पर भड़कते हुए बोले, किसी को अंदर मत आने देना, सारे गेट बंद कर दो, कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सुन गार्ड उन्हें घिन भारी नजरों से देखते हुए सर हिलाकर चला गया। वहीं बाहर लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो रस्तोगी की फैमिली को गालियां दे रहे थे। 1111 RR मेंशन। रेहान का रूम। सो रही थी। वहीं इन सबसे बेखबर आराध्या रेहान की बाहों में बड़े सुकून से सो रही थी। वहीं रेहान ने अपने एक हाथ से आराध्या को होल्ड कर रखा था। रेहान की आंखें खुली तो उसे अपनी बॉडी पर भार महसूस हुआ, तो उसने अपना सर टेढ़ा करके अपनी भावहीन आंखों से आराध्या के मासूम चेहरे को देखा, जो अभी क्यूट छोटी बच्ची की तरह उससे लिपटी हुई बड़ी सुकून से सो रही थी। सोते वक्त आराध्या बेहद ही खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। आराध्या की ओर देखते हुए रेहान के चेहरे के भाव अभी काफी ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस थे। उसने आराध्या के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और अपने भावहीन चेहरे के साथ ऊपर व्हाइट सीलिंग को घूरने लगा। इसका एक हाथ आराध्या के लंबे घने बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसी पोजीशन में रहने के बाद उसने आराध्या के फोरहेड पर एक किस करने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद रेहान वॉशरूम से बाहर आया और एक नज़र बेड पर सो रही आराध्या को देख रूम से बाहर निकालकर जिम में चला गया, क्योंकि जिम जाना उसके डेली का रूटीन था। अब बर्बादी की शुरुआत होगी। हॉट रेहान। अब आगे। रात में देर से सोने के कारण आराध्या अभी भी सो रही थी। उस किंग साइड बेड पर उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। आराध्या सोते समय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई देखे तो चाहकर भी उसके खूबसूरत चेहरे से अपनी नजरें ना हटा पाए और उसे देखता ही रहे। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और रेहान सिर्फ एक ब्लैक ट्राउजर में रूम के अंदर आया। उसकी अपर बॉडी अभी पूरी तरीके से न्यूड थी, जिससे उसके मस्कुलर अपर बॉडी और उसके वी शेप्ड 8 पैक एप्स इस समय विजिबल हो रहे थे। वर्कआउट करने की वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी पर पसीने की बूंदें थी। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ साथ हॉट और चार्मिंग भी बना रहे थे, मगर उसका चेहरा भावहीन था। रेहान ने अपनी भावहीन आंखों से एक नज़र बेड पर सो रही आराध्या को देखा, जो किसी कुंभकर्ण की तरह बड़े आराम से सो रही थी। थोड़ी देर तक आराध्या को वैसे ही देखते रहने के बाद रेहान ने एक नज़र रूम की ग्लास वॉल की तरफ देखा, जहां पर ग्रे और व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और बेड के साइड नाइट स्टैंड पर रखे हुए एक रिमोट को उठाकर उसने उसमें लगा एक ब्लैक बटन को दबा दिया। रिमोट का बटन दबाते ही ग्लास वॉल पर लगे सारे पर्दे दो हिस्सों में बंटते हुए दोनों साइड अपने आप ही फोल्ड हो गए। अब ग्लास वॉल से सूरज की किरणें छन कर आते हुए सीधा बेड पर सो रही आराध्या के ऊपर पड़ रही थी। रेहान ने रिमोट को वापस से नाइट स्टैंड पर रख दिया और वॉशरूम के अंदर शॉवर लेने चला गया। वही रूम में सूर्य की किरणें खुद के चेहरे पर पड़ते ही आराध्या ने बेड पर कशमशाते हुए पलटकर फिर से सो गई। लेकिन थोड़ी देर ही में फिर से आराध्या कशमशाते हुए हार मानकर अपनी आंखें खोलती है और उठकर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसके काले सिल्की बाल पूरे तरीके से मैसी हो गए थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आते हुए उसके सॉफ्ट गालों को छू रहे थे, जिससे वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अपना चेहरा घुमाकर एक नज़र ग्लास वॉल की तरफ घूर कर देखा, जहां से आती सूरज की किरणें उसकी इतनी अच्छी नींद में खलल डाली थी। मगर कुछ सोचते हुए अचानक ही उसकी काली गहरी आंखें हैरानी के मारे फैल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ नाइट स्टैंड की तरफ बढ़ाकर अपना फोन उठा लिया, मगर टाइम देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसने खुद से ही अपनी भावें सिकोड़ते हुए कहा, ओह गॉड, इतना लेट, क्या ये सच में मैं ही हूँ, या फिर इस शैतान के घर में रहने की वजह से मैं लेट उठी हूँ, या मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कैसे। खुद से ही बातें करते हुए वो अपने फोन में आए मैसेज और मिस कॉल को देखने लगी। उसने मिस कॉल वाले नंबर पर कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ने अपने सर पर हुडी पहन रखी थी, जिस वजह से कोई भी बता नहीं सकता था कि वह एक लड़का है या लड़की। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो उसने तुरंत ब्लूटूथ से अपना फोन कनेक्ट किया और कहा, हेलो, क्या काम हुआ स्वीटी। सामने से आराध्या की आवाज आई, जिसे सुनकर हुडी पहने लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑलमोस्ट डन क्वीन, कुछ ही देर में वो सब हमारे कैद में होंगे। उस लड़की की बात सुनकर आराध्या ने डेबल स्माइल करते हुए कहा, अब बर्बादी की शुरुआत होगी। ये कहते हुए आराध्या ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद आराध्या ने सिर उठाकर वॉशरूम के डोर की तरह देखा, जहां पर रेहान अपने कमर पर एक व्हाइट टॉवल लपेटे हुए और दूसरे से अपने बाल पोंछते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था।
इस समय वह पूरी तरह से हाफ न्यूड था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी और उस पर से लुढ़कते पानी की बूंदें उसे और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। शावर लेने की वजह से रेहान अभी काफी ज्यादा फ्रेश और हैंडसम दिख रहा था। उसे खुद पता ही नहीं चला कि वह कब अपनी मासूम काली आंखों में दुनिया जहां की डिजायर लिए बेशर्मों की तरह रेहान को अपना मुंह आंख फाड़े देखे जा रही थी। रेहान को इस तरह देख हैरानी और अट्रैक्शन के कारण आराध्या के हाथों में पकड़ा फोन भी अब उसके हाथ से फिसलने लगा था। रेहान भी आराध्या की डिजायर भरी आंखें खुद पर महसूस कर सकता था, मगर उसने आराध्या को कुछ नहीं कहा और ना ही आराध्या के पास गया। मगर उसके भावहीन चेहरे से इस बात का अंदाजा लगा पाना कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है नामुमकिन ही था। रेहान ने एक नज़र आराध्या की ओर अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखा और फिर क्लोजेट के अंदर चला गया। वही रेहान के ऐसे घूरने से आराध्या अपने सेंस में वापस आए और अपने हाथों से अपना चेहरा भरते हुए बड़ी मासूमियत से खुद को ही डांटते हुए कहा, ओह आराध्या, तुम उस शैतान को ऐसे कैसे देख सकती हो? आखिरकार अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं तो अभी एक छोटी बच्ची हूँ और इस इंसान के साथ रहते हुए मैं भी इसी की तरह बेशर्म होती जा रही हूँ। और फिर उसने बड़ी मासूमियत से अपने मुंह पर दोनों हाथ रखते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, और थोड़ी देर पहले तुम कैसे ठरकियों की तरह उसे घूरे जा रही थी? अब पता नहीं वो शैतान तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेगा। मगर कुछ सोचकर आराध्या ने खुद से कहा, अरे रहने भी दो, वो तुम्हारे बारे में क्या ही सोच लेगा, और वैसे भी ये तुमसे भी बड़ा बेशर्म है, उसी का तो संगत का असर हुआ है। हो भूल गई इसकी बेशर्मी शादी के बाद पिछले जन्म में मुझे कैसे परेशान करता था। हुआ बड़ा आया। खुद से ही आराध्या बातें किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद रेहान और आराध्या डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। रेहान हेड चेयर पर बैठा हुआ था तो वही आराध्या भी उसके बगल में बैठी हुई थी। रेहान ने नाश्ते की बाइट लेते हुए भावहीन आवाज में कहा, क्या तुम अभी ऑफिस जाओगी? नहीं, मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि अभी मुझे घर जाना होगा, आराध्या ने कहा। रेहान ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया। थोड़ी देर बाद आराध्या ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के लिए निकल गई, वही रेहान ऑफिस के लिए। माफिया क्वीन कबीर। अब आगे 1111 रस्तोगी मेंशन। रस्तोगी के मेंशन के बाहर लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। सभी गाइस को धक्का देकर अंदर जाने ही वाले थे कि वहां पर 6-7 गाड़ियां आकर रुकी। सभी का ध्यान उस ओर चला गया जहां पर गाड़ियां आकर रुकी थी। उसके ऊपर क्वीन का लोगो था, इसलिए लोगों को समझने में देर नहीं लगी यह गाड़ियां क्वीन की है, पर सब सोच में पड़ गए कि क्वीन यहां क्या कर रही है। गाड़ियों में से कुछ गाइस बाहर निकले। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला तो उसमें से एक लड़का बाहर आया। उसे देखते ही सारे लोग और मीडिया वाले 4 कदम पीछे हट गए और उन सबके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस लड़के का नाम कबीर था। यह आराध्या के अंडरवर्ल्ड का काम संभालता था। किसी ने आज तक क्वीन का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन कबीर को सब पहचानते थे। कबीर अंडरवर्ल्ड में अपने रुथलेस टॉर्चर के लिए फेमस था। वो सभी गाइस रस्तोगी मेंशन के चारों तरफ फैल गए। रस्तोगी फैमिली के गार्ड जो वहां खड़े थे उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि वो जानते थे कबीर को रोकना मतलब अपनी मौत को बुलवा देना। कबीर एटीट्यूड से चलते हुए रस्तोगी मेंशन के अंदर चला गया। गेट ओपन होने की आवाज सुनकर मिस्टर राकेश जो गुस्से में थे वो सामने देख बिना ही चिल्ला पड़े। वो चिल्लाते हुए बोले, मैंने मना किया था कि किसी को मत आने देना, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ये सुन कबीर का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। वो ठंडी और तेज आवाज में बोला, मिस्टर रस्तोगी चिल्लाए मत। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो मुझे यहां आने से रोक सको। और अपनी जुबान संभाल के खोलिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बोलने के लिए मुंह में जुबान ही ना रहे। ये सुन मिस्टर रस्तोगी ने अपना सर ऊपर करके देखा। सामने क्वीन के गार्ड्स और कबीर को देखकर उनकी जान हलक में आ गई। वो डर के मारे कांपने लगे। ऐसा ही कुछ हाल मिसेज रस्तोगी और नैना का था। उन लोगों के रिएक्शन देख कबीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर राकेश की पेंट गीली हो गई। ये देख सारे गार्ड्स हंसने लगे। मिस्टर राकेश रस्तोगी जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाते हुए बोले, मिस्टर कबीर आप यहाँ? अगर कोई काम था तो आप हमें बता देते, हम आ जाते। आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? ये सुन कबीर डेविल स्माइल करते हुए कहा, अरे तकलीफ तो आपने हमें बहुत दी है, हमारी बॉस के ऊपर अटैक करवाकर। उसके बाद हमें यहाँ आने की तकलीफ लेनी ही पड़ी, क्या कर सकते हैं अब? ये सुन रस्तोगी फैमिली की जान हलक में आ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके गले से कोई सांस छीन रहा हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब उन्होंने क्वीन पर अटैक करवाया। कबीर सख्त वॉइस में कहा, उठा लो इन तीनों को, ले चलो बेस में। बेस का नाम सुनकर रस्तोगी फैमिली के तो शरीर से मानव प्राण पखेरु हो गए,
क्योंकि सभी को पता था कि एक बार अगर कोई बेस में गया तो वहां जिंदा नहीं लौटता, वहां जाने से अच्छा लोगों को मौत लगती थी क्योंकि माफिया क्वीन वहां अलग अलग तरह से अपने दुश्मनों को टॉर्चर कर मौत देती थी। गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और क्लोरोफॉर्म सूंघा कर उन तीनों को बेहोश कर दिया और बोरी की तरह उठाकर कार में फेंका और निकाल गए। वही मीडिया या किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो सब अपने आंखों से उन गाड़ियों को जाते हुए देखते रह गए। सॉरी छोटा चैप्टर देने के लिए, लेकिन मेरा फोन चार्ज नहीं है और कल से मेरे यहाँ लाइट नहीं आए, मेरा फोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.